ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास दो तरह के एनएमआर स्पेक्ट्रा होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रा और दूसरा हमारे पास होता है कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रा। ठीक है, कार्बन 13 क्यों हम लोग कहते हैं कार्बन 13? क्योंकि अगर आप लोग देखो तो दूसरा हमारे पास 6 और 12 होता है, जो कि हमारे पास एनएमआर इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो हम लोग इसका कार्बन 13 आइसोटोप लेते हैं क्योंकि कार्बन 13 हमारे पास एनएमआर एक्टिव होता है। और इसी तरीके से प्रोटॉन 1, ठीक है, ये दोनों हमारे पास जो है वो एनएमआर एक्टिव हैं। और मोस्टली हम लोग जो है वो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं, और हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। और हम लोग यही दो कार्बन और हाइड्रोजन एनएमआर स्पेक्ट्रा लेके अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करते हैं। ठीक होगी बात। अब सबसे पहले किसी भी एनएमआर स्पेक्ट्रा को स्टडी करने के लिए या इंटरप्रेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जिनमें सबसे पहले तो और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास होती है केमिकल शिफ्ट, जिसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक होगी बात। फिर हमारे पास दूसरा स्पिन कपलिंग होती है, ये स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल्स होते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल्स मतलब सिंगलेट हो गया, डबलेट हो गया, ट्रिपलेट हो गया, क्वांटेट हो गया, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कपलिंग कांस्टेंट, जिसे हम लोग जे से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो केमिकल शिफ्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और अब केमिकल शिफ्ट को जैसे मैंने बताया कि हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये किस चीज़ के इक्वल होता है हमारे पास केमिकल शिफ्ट जो है वो ऑब्जर्व्ड केमिकल शिफ्ट किसी भी अगर हम लोग प्रोटॉन एनएमआर की बात करें, ठीक है, प्रोटॉन एनएमआर में जो हमारे पास जो भी ऑब्जर्व्ड केमिकल शिफ्ट आएगी किसी भी प्रोटॉन की, ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर, मतलब जो हमारे इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी होगी वो मोस्टली हमारे पास 300 मेगाहर्ट्ज़ होती है, 400 मेगाहर्ट्ज़ होती है, ये हमारे पास 600 मेगाहर्ट्ज़ होती है, इंटू 10⁻⁶ ppm। ठीक हो गई। अब ये जो हमारे पास मेगाहर्ट्ज़ है इसको हम लोग 10⁻6 होती है, ठीक है, और ये हर्ट्ज़ से कैंसिल हो जाएगा, और ये 10⁻6 इस m से, मतलब ये 10⁻6 हमने डिवाइड किया साथ उससे कैंसिल हो जाएगा, और एट द रिजल्ट हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ppm में आएगी। और हम लोग जो मोस्टली एनएमआर स्पेक्ट्रास देखेंगे उसमें हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे होगा वो ppm होगा, मतलब केमिकल शिफ्ट होगी। और केमिकल शिफ्ट की हमारे पास दो हम यूनिट्स को कंसिडर कर रहे होते हैं, इम्पॉर्टेंट यूनिट्स को, एक ppm होती है, ठीक है, और एक हमारे पास टॉ होती है। अब मेगाहर्ट्ज़ से या हर्ट्ज़ से हम लोग ppm में क्यों कन्वर्ट करते हैं बेटा? क्योंकि हमारे पास जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट ले रहे होते हैं एनएमआर, जो एनएमआर मशीन होती है या एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है उसकी डिफरेंट मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, कुछ 300 होती है, कुछ 400 होती है, कुछ 600 होती है। ठीक होगी बात। लेकिन जब हम लोग ppm की बात करते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं होती, ठीक है, ppm की वैल्यू इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं होती, जबकि जब हम लोग हर्ट्ज़ में बात करें तो ये इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा होता है। ठीक होगी, इसलिए हम लोगों को ppm में हम लोग कन्वर्ट करते हैं कि ये थ्रू आउट हमारे पास सेम रहती है। एक ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। दूसरा आप लोग देखो हमारे पास जो इसे हम लोग डेल्टा कहते हैं, एक केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यूनिट जो है वो डेल्टा है, और दूसरी इम्पोर्टेंट यूनिट हमारे पास टॉ है। ये टॉ जो है वो डेल्टा के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। जिस तरीके से अब ये हम लोगों ने ppm में ली हुई है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मतलब ये डेल्टा में है तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। जबकि हम लोग टॉ में देखेंगे तो ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ये हमारे पास फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज करती है टॉ, जबकि हमारे पास जो डेल्टा है ये लेफ़्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज करती है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब आप लोग
आ जाए, एक रफ सा मैंने ये NMR स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया है, ठीक है। इसके ये एक्स एक्सिस पे हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ हैं, इसके वाई एक्सिस पे हमारे पास इंटेंसिटी है, ठीक है। जबकि हमारे पास आप लोग जब भी देखोगे तो NMR स्पेक्ट्रा में, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रा की जब हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास 0 ppm पे हमेशा TMS होगा। TMS का एक सिंगल सिग्नल होगा। क्यों हमारे पास हमेशा 0 पे एक सिंगल सिग्नल होगा TMS का? क्योंकि ये हमारे पास एक रेफरेंस कंपाउंड है हमारा, ठीक है। TMS मतलब टेट्रा मिथाइल साइलेन, ठीक है। ये टेट्रा मिथाइल साइलेन, और ये हमारे पास रेफरेंस कंपाउंड है। और रेफरेंस कंपाउंड ये कुछ रीजंस के लिए है। एक तो ये है कि ये अनरिएक्टिव है, मतलब ये एक इनर्ट कंपाउंड है आपका। दूसरा ये कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सॉल्युबलाइज कर देता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जब भी NMR स्पेक्ट्रा लोगे तो NMR स्पेक्ट्रा आप किसी कंपाउंड का लोगे और कंपाउंड को आप लोगों ने उसका सोल्यूशन बनाना है, और फिर आपने उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के और आपने NMR मशीन में उसको रन करना है, ठीक हो की बात। तो वो सोल्यूशन बनाने के लिए आप लोगों को जो सॉल्वेंट चाहिए होता है, ठीक है, उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो आपके कंपाउंड को जो है वो सॉल्युबलाइज कर दे अच्छी तरीके से। तो TMS जो है वो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर सॉल्युबलाइज कर देता है। दूसरा ये कि ये इनर्ट है, आपके कंपाउंड के सिग्नल्स के साथ इंटरफेयर नहीं करता, ठीक है। और तीसरा ये कि हमारे पास जो TMS के अंदर ये जो प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि हम लोग प्रोटॉन NMR की बात कर रहे हैं तो हम लोग फिर अपने रेफरेंस कंपाउंड के भी प्रोटॉन्स को कंसिडर करेंगे कि आप लोग जब इसके प्रोटॉन्स को देखोगे तो ये कम्प्लीटली शील्डेड हैं। शील्डेड मतलब ये आपके पास आउटफील्ड आएंगे, ठीक है। इस स्पेक्ट्रा के राइट साइड पे आउटफील्ड रीजन है, और आउटफील्ड रीजन में जितने भी प्रोटॉन्स के सिग्नल्स आएंगे वो क्या होंगे, शील्डेड होंगे। जबकि इसके लेफ्ट साइड पे अगर हम लोग जाएंगे तो जो प्रोटॉन्स आएंगे वो डी शील्डेड होंगे, उन्हें हम कहेंगे ये डाउन फील्ड में आ रहे हैं और ये डी शील्डेड हैं। ये आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगी। दो टर्मिनोलॉजीज होती हैं, शील्डिंग और डी शील्डिंग की। जो प्रोटॉन्स हमारे पास शील्डेड होते हैं वो अपफील्ड रीजन में आते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास डी शील्डेड होते हैं वो डाउन फील्ड में आते हैं, और उनकी केमिकल की शिफ्ट जो है वो केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को शील्डिंग और डी शील्डिंग के बारे में बताऊंगी, ठीक है। अब चूँकि हम लोग बात प्रोटॉन NMR की कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे कि हमारा कोई पर्टिकुलर प्रोटॉन जो है वो शील्डेड है और कुछ प्रोटॉन्स हमारे जो हैं वो डी शील्डेड हैं, ठीक है। अब प्रोटॉन्स की टर्म में बात करेंगे। पहले हम लोग न्यूक्लियाई की बात करते हैं, न्यूक्लियाई में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों थे, ठीक है। अब चूँकि हम लोग प्रोटॉन NMR की बात कर रहे हैं तो अब बात सिर्फ प्रोटॉन्स की टर्म में ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखो कि ये दो डायग्राम्स हैं, ठीक है। इस डायग्राम के नीचे मैंने डी शील्डेड लिखा हुआ और इस डायग्राम के नीचे मैंने शील्डेड लिखा हुआ है। अब आप लोग अगर थोड़ा सा फोकस करो तो ये देखो, ये लेट्स से ये हमारे पास कोई प्रोटॉन है और इसके आसपास आप लोग देखो कि दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसके आसपास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग आ जाओ तो इस प्रोटॉन के आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में थोड़ा सा मज़ीद ज़्यादा कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा है, इस प्रोटॉन के आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा है, और इस प्रोटॉन के आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है, कम है, ठीक है। अब आप लोग देखो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो भी तो मूव कर रहे हैं, ठीक है। जब वो मूव करते हैं तो क्या, जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। अब जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन के मूव करने से जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास प्रोड्यूस होती है उसे हम BE नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास प्रोड्यूस होती है उसे हम BE नेगेटिव कहते हैं। और ये BE नेगेटिव हमेशा
क्या करता है, आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है। ठीक है, दो किस्म की मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड वो जो आपके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जनरेट होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखोगे मैंने लिखा हुआ है बी इफेक्टिव है। ये जो बी ई डब्ल्यू, ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये बी इफेक्टिव है और ये बी इफेक्टिव इज इक्वल टू बी नॉट माइनस बी ई नेगेटिव। बी नॉट आपको पता है क्या है, एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और बी ई क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, जितना ज़्यादा ये बी ई नेगेटिव इस बी नॉट को अपोज करेगी उतना बी इफेक्टिव क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को सिंपल समझाऊं तो देखो हमारे पास क्या है, बी इफेक्टिव लेट्स से बी नॉट माइनस बी ई नेगेटिव। ठीक है, वैल्यूज़ की टर्म में बात करूंगी ताकि आपको समझ आए। लेट्स से आप लोग जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हो वो 3 है और आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक दूसरा केस में लेती हूँ, ये मैंने ले लिया शील्डेड के केस में। ठीक है, अगर मैं डी शील्डेड के केस में लूँ, ठीक है, तो आप लोग देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम है ना, तो इसकी वैल्यू इसके कंपैरेटिव कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बी नॉट माइनस बी ई नेगेटिव, अब बी नॉट तो सेम रहेगा। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने जो अप्लाई की थी इस केस में, ठीक है, वही इस केस में करो। अब चूंकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम है, ठीक है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, कम होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू आप कर दो, लेट से 1 कर दो, तो एट द एंड बी इफेक्टिव क्या होगा, 2 हो जाएगा। मतलब इस प्रोटॉन पे, ठीक है, बी इफेक्टिव कितना है, बी इफेक्टिव मतलब इस प्रोटॉन पे बी इफेक्टिव ज़्यादा है। ठीक है, बी नॉट और बी इफेक्टिव को कंफ्यूज नहीं करना। बी नॉट वो है जो आप लोग बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डाल रहे हो। ठीक है, या इसको इस प्रोटॉन को जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप लोग दे रहे हो। ठीक है, और बी इफेक्टिव वो प्रोटॉन इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कितना असर ले रहा है। ठीक है, अब इस प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम है तो इस पर बी इफेक्टिव क्या है, वो ज़्यादा है। अब जितना ज़्यादा बी इफेक्टिव होगा, ठीक है, उतना आपका प्रोटॉन जो है वो डी शील्डेड होगा। ठीक है, ये जितना आपकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा बी इफेक्टिव होगा, उतना ज़्यादा इस पर मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा। ठीक है, इफेक्टिव मतलब कितना वो इफेक्ट कर रहा है, उतना ज़्यादा उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का असर होगा, उतनी ज़्यादा उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग इस रिलेशन को देखो जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ड्राइव की थी, ये आपकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, बी नॉट या एच नॉट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, बी नॉट या एच नॉट। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है इसका, जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना आपका क्या होगा, आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग इस रिलेशन को देखो जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ड्राइव की थी, ये आपकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, बी नॉट या एच नॉट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, बी नॉट या एच नॉट। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन है इसका, जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना आपका क्या होगा, आपकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, डी शील्डेड के केस में आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग जब आओगे तो आप लोग देखोगे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपके पास जितना ज़्यादा है, ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है आप लोगों के पास, उतना आपका प्रोटॉन क्या है, वो शील्डेड है।
मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या कर रहा है, आपके इस प्रोटॉन को शील्ड कर रहा है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि आपका बी इफेक्टिव देखिए यहाँ पे कम है, इसके कंपैरेटिव यहाँ पर आपका बी इफेक्टिव कम है। ठीक है, बी इफेक्टिव कम हो गया, ठीक है, उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के बढ़ने से आपका बी इफेक्टिव कम हो गया, उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम हो गई। ठीक है, उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कम हुई तो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। और हम लोग क्या कहते हैं, आपके प्रोटॉन्स क्या हैं, वो शील्डेड हो गए और अपफील्ड रीजन में उसके सिग्नल्स अपीयर हुए। बात क्लियर हो गई है ये शील्डिंग की और डी शील्डिंग की। ठीक है, कहते हैं कि हम लोगों का जो टेट्रामिथाइलसाइलेन है ये 0 पे आता है और ये हाईली शील्डेड होता है, अपफील्ड पे आता है, अपफील्ड रीजन में आता है 0 पे। इसकी जो है वो 0 केमिकल शिफ्ट वैल्यू है इसकी, और इसको हम लोग रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्यों कहते हैं ये शील्डेड है, क्योंकि आप लोग अगर देखो यहाँ पे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, SI दरमियान में और CH3 यहाँ पे, कुछ CH3 यहाँ पे आ गया, एक CH3 इसका यहाँ पे आ गया और एक CH3 इसका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप लोग देखो कि हमारे पास कार्बन जो है वो एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को जो है वो, इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ये अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींचेगा, तो इस कार्बन के आसपास जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा हुआ तो इसके ऊपर जो है वो इसके साथ जो जुड़े प्रोटॉन्स हैं इनके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का असर क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी नॉट का असर कम होगा। ठीक है, बी नॉट का असर इस पे कम होगा, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इस पे असर कम होगा। तो एज अ रिजल्ट ये क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये वाले प्रोटॉन्स क्या हैं, शील्डेड हैं, मतलब इनकी केमिकल शिफ्ट वैल्यू जो है वो कम है। और आप लोग यहाँ पे चेक करो तो ये कितने प्रोटॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन्स, और ये सारे के सारे क्या हैं, वो शील्डेड हैं, क्योंकि इनके आसपास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका बी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, बी इफेक्टिव एक टर्म है बेटा और बी नॉट एक दूसरी टर्म है। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और ये बी इफेक्टिव मतलब कि कितना एक प्रोटॉन जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहा है। ठीक है, ये दोनों एक अलग चीज़ें हैं, इनको कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, ये बी इफेक्टिव जो है वो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना बी इफेक्टिव कम होगा। बी इफेक्टिव मतलब उतना इस पे कम असर लेगा इस चीज़ का, बी नॉट का। ठीक है, तो इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने। अब आप लोग यहाँ पे आ जाओ, एक एग्जांपल में आप चेक करो कि आप लोग कहोगे कि ये कितने प्रोटॉन्स हो गए, 3 4 5 6। तो आप कहोगे कि टेट्रामिथाइलसाइलेन में भी हमारे पास जो है वो 12 प्रोटॉन्स के लिए एक सिग्नल आया था। ठीक है, तो हमारे पास इस वाले कंपाउंड के लिए भी इन 6 प्रोटॉन्स के लिए एक सिंगल, आप लोग कहोगे कि एक सिंगल सिग्नल आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। इन प्रोटॉन्स के लिए हमारे पास NMR स्पेक्ट्रा में 3 सिग्नल्स आते हैं। इन प्रोटॉन्स के लिए हमारे पास 3 सिग्नल्स आते हैं प्लस 1 सिग्नल फॉर TMS हर प्रोटॉन NMR में आपको दिखेगा। ठीक है, जितने प्रोटॉन्स के सिग्नल होंगे +1 कर देना, ये होता है N+1 रूल बेटा। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, कितने टाइप के प्रोटॉन हैं आपके पास, और +1 मतलब ये हमेशा एक हमारे पास TMS के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि हमारे पास कितने टाइप के प्रोटॉन्स हैं। ये हमारे पास एक टाइप का प्रोटॉन, ये दोनों दूसरे टाइप के प्रोटॉन्स, और ये तीनों तीसरे टाइप के प्रोटॉन्स। ठीक है, मतलब ये इस प्रोटॉन को हम A कहेंगे, इन दोनों को हम लोग B कहेंगे, और इन तीनों को हम लोग C कहेंगे। ये हमारे पास 3 टाइप्स के प्रोटॉन हैं। ठीक है बात। अब आप लोग चेक करो
कि हम लोग देखेंगे कि हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रा में ये हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी यहाँ पे पीपीएम और यहाँ पे इंटेंसिटी होगी। तो आप लोग देखो ये हमारे पास टीएमएस होगा, सही। और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये मिथाइल का सिग्नल आएगा हमारे पास, ठीक है। ये मिथाइलिन का आएगा और ये इस प्रोटॉन के लिए आएगा, ठीक है। ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइलिन हो गया और ये हमारे पास OH के साथ जो O के साथ जो प्रोटॉन जुड़ा है वो इसके लिए, ठीक है। ये OH का। अब आप लोग देखो कि मिथाइल को मैंने अपफील्ड रीजन में लिखा TMS के पास। बेटा हमेशा जब भी सिग्नल्स आएंगे वो रिलेटिव टू द TMS होंगे। NMR में जब भी आप लोग बात करोगे ना तो आप लोगों ने एब्सोल्यूट बात नहीं करनी, आप लोगों ने रिलेटिव बात करनी होती है। रिलेटिव मतलब आपने जो भी सिग्नल लिया है वो TMS प्रोटॉन NMR में आप लोग जो भी सिग्नल लोगे वो रिलेटिव टू द TMS होगा। मतलब TMS से कितना आप लोगों की वैल्यू ने शिफ्ट किया, TMS से कितने आप जो प्रोटॉन्स हैं उनके सिग्नल्स ने शिफ्ट किया, तभी इसका नाम हमारे पास क्या होता है, केमिकल शिफ्ट। बेटा जो हम लोग केमिकल शिफ्ट की बात कर रहे होते हैं ना वो TMS से कितना किसी प्रोटॉन की वैल्यू ने शिफ्ट किया है, कितना अपफील्ड है या वो कितना डाउनफील्ड है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे चेक करो कि CH3 के सिग्नल्स को मैंने बिल्कुल अपफील्ड रीजन में लिखा, फिर उसके बाद मैंने CH2 के सिग्नल्स को लिखा और सबसे डाउनफील्ड मैंने क्या लिखा, OH के सिग्नल्स को मैंने लिखा, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया है कि मैंने OH को जो है वो डी शील्डेड मैंने कंसिडर किया और मैंने CH3 को जो है वो शील्डेड, CH3 के साथ मतलब CH3 की जो ये मिथाइलिक प्रोटॉन्स जो हैं वो उनको मैंने क्या कह दिया कि वो शील्डेड हैं। तो ये मैंने ऐसे क्यों किया, मैंने क्यों कुछ प्रोटॉन्स को जो है वो अपफील्ड रीजन में लिखा और कुछ प्रोटॉन्स को मैंने डाउनफील्ड रीजन में लिखा। तो इसका कुछ रीज़न है। एक तो ये क्वेश्चन है कि मैंने 3 सिग्नल्स क्यों बनाए, मैंने 6 प्रोटॉन्स के लिए एक ही सिग्नल क्यों नहीं बनाया। तो ये बेटा ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, ठीक है। अब TMS के 12 प्रोटॉन्स के लिए एक सिंगल सिग्नल आया है, क्यों। तो बेटा अगर आप लोग यहाँ पे चेक करो ना तो TMS क्या सारा इन्वायरमेंट क्या है, इन 12 प्रोटॉन्स के इन्वायरमेंट इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट मतलब कि अगर आप लोग देखो यहाँ पे एक्सपेंड करके थोड़ा सा लिखो ना तो ये देखो, तो इस प्रोटॉन के इन्वायरमेंट में भी क्या है, CH2 है। इस प्रोटॉन के इन्वायरमेंट में भी क्या है, CH2 है। इस प्रोटॉन के इन्वायरमेंट में CH2 है और इसके इन्वायरमेंट में भी CH2 है। आप चाहे इस प्रोटॉन को लो तो CH2 आएगा, आप इस प्रोटॉन को लो तो CH2 आएगा, आप इस प्रोटॉन को लोगे तब भी CH2 आएगा, ठीक है। तो मतलब ये सारे के सारे प्रोटॉन्स जो हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट हैं मतलब इनका इन्वायरमेंट क्या है, सेम है। जब इन्वायरमेंट बेटा सेम होगा तो आप लोगों के पास एक सिंगल पीक आएगी और वो अब आपके पास ये एक सिंगल पीक आती है और हाई इंटेंसिटी की आती है। यहाँ पे मैंने इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम शो की हुई है, लेकिन ये हाई इंटेंसिटी का आप लोगों को सिर्फ एक सिग्नल देता है, ठीक है। एक सिग्नल क्यों देता है, क्योंकि इन 12 के 12 प्रोटॉन्स इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट हैं। और क्यों, क्योंकि इनका इन्वायरमेंट जो है वो सेम है इन 12। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे इथेनॉल को चेक करो तो आप लोग देखोगे कि इस प्रोटॉन का इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आता है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप लोग CH2 के प्रोटॉन्स को देखो तो इन प्रोटॉन्स के इन्वायरमेंट में एक तरफ मिथाइल आता है और दूसरी तरफ OH ग्रुप आता है, ठीक है। जबकि आप लोग इन वाले 3 प्रोटॉन्स को देखोगे, ये 3 प्रोटॉन्स आपस में तो इक्विवेलेंट हैं, मगर ये वाले 3 प्रोटॉन्स इन 2 या इस प्रोटॉन के इक्विवेलेंट नहीं हैं, ठीक है। तभी तो इन तीनों को मैंने C कहा, ठीक है, इन दोनों को मैंने B कह दिया और इसको मैंने एक तरफ कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। अब आप लोग देखो कि इस मिथाइल ग्रुप के इन्वायरमेंट में क्या है, CH2 है, ठीक है, और इस तरफ इसके कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से ये जो 6 प्रोटॉन्स हैं, ये 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स हैं, इनको हम लोग TMS की तरह एक ही जगह पे कैटेगराइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये 6 प्रोटॉन्स जो हैं वो इक्विवेलेंट नहीं हैं,
ठीक है। ये 3 तो इक्विवेलेंट हैं, ये 2 भी आपस में इक्विवेलेंट हैं, मगर इन दोनों के साथ इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है बेटा, इसलिए हमारे पास ये NMR के स्पेक्ट्रा में इसके 3 सिग्नल्स आते हैं, एक OH, एक उस प्रोटॉन के लिए जो O के साथ अटैच है, एक उस प्रोटॉन के लिए जो C के साथ अटैच है, ठीक है, और एक उन प्रोटॉन्स के लिए जो एंड में जो है वो कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इसको क्वेश्चन ये था कि मैंने यहाँ पे इसको शील्डेड कंसिडर किया और इस वाले प्रोटॉन को जो है वो मैंने डी शील्डेड कंसिडर किया। तो बेटा हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं केमिकल शिफ्ट को। ठीक है, उन फैक्टर्स में आपके पास जो है वो काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। कुछ इंडक्टिव इफेक्ट होता है, एक एन आइसोट्रोपिक इफेक्ट होता है, एक हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को इफेक्ट करता है। और केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इफेक्ट मतलब कि कुछ शील्डेड रीजन में जाते हैं, कुछ डी शील्डेड रीजन में जा रहे होते हैं। ठीक है।